हेलो दोस्तों। अब हम लेखा संहिता के बाद छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के प्रश्नों को देखते हैं। तो वही प्रश्न हम देख रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि बजट अनुमान क्या है, इसे कैसे तैयार करते हैं। इसी को पूछने का तरीका इस प्रकार से है कि बजट प्राक्कलन किस प्रकार तैयार करते हैं, इन्हें तैयार करने का उत्तरदायित्व किस पर है। तो जब भी उत्तरदायित्व की बात होगी तो सामान्य सी बात होगा कि उत्तरदायित्व हमेशा वित्त विभाग पे होगा। क्लियर है। पहले देखते हैं बजट। बजट मतलब आय व्यय का लेखा जोखा। जब भी हम इस बजट की बात कर रहे हैं मतलब किसी राज्य या देश की बजट की बात कर रहे हैं। प्राक्कलन मतलब अनुमान या अनुमान लगाया जाना। बजट प्राक्कलन मतलब बजट का अनुमान लगाया जाना। तो बजट का प्राक्कलन या बजट का अनुमान लगाया जाना, इसका उल्लेख छत्तीसगढ़ के वित्तीय संहिता अध्याय 10 बजट में नियम 192 और 193 में उल्लेखित है तथा संविधान के अनुच्छेद 202 में भी राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में उल्लेखित है तथा इनके बनाने के सामान्य सिद्धांतों में हम बजट मैनुअल का भी सहारा लेंगे। क्लियर है। तो सबसे आगे देखते हैं बजट क्या है। बजट मतलब आय व्यय का लेखा जोखा। प्राक्कलन मतलब अनुमान, मतलब बजट प्राक्कलन मतलब बजट का अनुमान तैयार करना या बजट तैयार करना। क्लियर है। तो सबसे आगे हम लोग उसकी वर्डिंग देखते हैं जो वित्तीय संहिता अनुच्छेद वित्तीय संहिता के नियम 192 और 193 में है। 192 और 193 में भी उल्लेखित है कि संविधान के अनुच्छेद 202 में जैसा कि बजट विवरण प्रस्तुत करने की बात कही गई है जो राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी। राज्यपाल विधानसभा पटल पर रखवाएंगे, ठीक है ना, और उस पर बहस होगी। इनका पूर्ण दायित्व किस पे होगा। तो सबसे पहले छोटे स्तर पे मतलब कार्यालयीन स्तर से विभाग पे अनुमान मंगाया जाएगा। वह विभाग अपना अनुमान प्रशासनिक विभाग को भेजेगा। प्रशासनिक विभाग उसमें और अनुसंधान करते हुए उसे वित्त विभाग को भेजेगा और वित्त विभाग बजट प्राक्कलन बनाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी बजट प्राक्कलन तैयार होगा महालेखाकार हमेशा ही सहयोगी की भूमिका निभाएगा। मतलब महालेखाकार बजट तैयार करने में हमेशा सहयोग करेगा। कहाँ पे पिछले या वित्त वर्ष पिछले गत वर्ष में कहाँ पे कितना खर्च हुआ था इसका पूर्ण ब्यौरा देते हुए महालेखाकार हमेशा हेल्प करेगा। इसमें एक प्रश्न और था कि बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व किस पे है। तो बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व पूर्ण उत्तरदायित्व किस पे है, वित्त विभाग पे है। लेकिन उनके अनुमान या ब्यौरे उचित हैं कि नहीं हैं, इनका पूर्ण दायित्व संबंधित विभाग का है क्योंकि संबंधित विभाग अपने छोटे कार्यालयों से उनका अनुमान मंगाता है। विभाग अपना कार्यालय अनुमान तैयार करता है तथा प्रशासनिक विभाग को भेजता है। प्रशासनिक विभाग उनको संकलित करके वित्त विभाग को भेजते हैं जिससे कि बजट प्राक्कलन या बजट अनुमान तैयार किया जाता है। इसमें महालेखाकार हर स्टेप पे बजट प्राक्कलन तैयार करने में मदद करती है। इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कोई बजट प्रस्तुत होती है तो उसमें 3 वर्ष का डाटा होता है। पहला जो बीत गया वर्ष है उसका वास्तविक अनुमान, जो चल रहा है उसका अनुमान तथा जो आने वाला है यानी वर्तमान वित्त वर्ष, वर्तमान वर्ष तथा आगामी वर्ष का अनुमान प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से जब भी बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें 3 वर्ष का अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। अब देखते हैं कि बजट मैनुअल के अनुसार बजट तैयार करने के क्या क्या सिद्धांत हैं। पहला तो यह है कि आय और व्यय को आप पृथक पृथक प्रदर्शित करें। क्लियर है। पहला रूल यही है कि आय और व्यय को आप पृथक पृथक प्रदर्शित करें। दूसरा ये है कि बजट अनुमान प्रत्येक ग्रांट के एवं मेजर हेड के लिए अलग अलग तैयार किए जाएं, मतलब हेड वाइज अलग अलग तैयार किए जाएं। तथा तीसरा यह है कि नवीन मद को अलग से या पृथक से प्रदर्शित करें। बजट अनुमान निर्धारित प्रपत्रों में ही तैयार करें। क्लियर है। अनुमान विभाग प्रमुख अपने अधीन कार्यालयों से जानकारी एकत्रित करके शासन के प्रशासनिक विभाग को भेजते हैं तथा प्रशासनिक विभाग जांच कर या अनुसंधान कर उसे वित्त विभाग को भेजता है। आगामी वर्ष के लिए बजट अनुमान बनाते समय विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के वास्तविक राशि और चालू वर्ष के कुछ माह के वास्तविक आंकड़े और बचे हुए माह के अनुमानित आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं, यानी 3 वर्ष के आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। 7वां, प्रत्येक स्तर से बजट अनुमान निश्चित तिथियों को प्रस्तुत किए जाते हैं तथा यदि प्रस्ताव में वर्तमान वर्ष के बजट प्रावधान से ज़्यादा अंतर अगर 2 वर्षों के पिछले वर्ष के बजट और इस वर्ष के बजट में ज़्यादा अंतर नज़र आता है तो उसे कारण सहित प्रदर्शित करते हैं कि इस कारण से अंतर प्रदर्शित हो रही है। अगला प्रश्न था, इसी में अगला प्रश्न है कि स्थायी अग्रिम स्थायी अग्रिम क्या है तथा यह किन्हें सैंक्शन किया जाता है, किन्हें स्वीकृत किया जाता है।
अगला प्रश्न है कि स्थायी अग्रिम स्वीकृत करने के क्या क्या नियम हैं। ठीक है ना, स्थायी अग्रिम स्वीकृत करने के क्या नियम हैं। तो स्थायी अग्रिम के संबंध में छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता, छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग 1 के नियम 102 और 103 में वर्णित किया गया है कि स्थायी अग्रिम स्वीकृत करने के क्या क्या नियम रहेंगे। क्लियर है। तथा स्थायी अग्रिम स्वीकृति या स्थायी अग्रिम के संबंध में कोषालय संहिता भाग 1 के पूरक नियम 300 में भी उल्लेखित है। सबसे आगे देखते हैं स्थायी अग्रिम वित्तीय संहिता का नियम 102। नियम 102 ऐसा है कि इसमें यह बताया गया है स्थायी अग्रिम के नियम 102 में कि कौन कौन से मामले सरकार स्थायी अग्रिम तय करेगी और कौन से मामले विभाग स्थायी अग्रिम तय करेंगे। सबसे आगे देखते हैं कि स्थायी अग्रिम क्या है। सामान्यतः जिन्हें छिटपुट या रोज़मर्रा के जीवन में पेमेंट करना होता है, जैसे पीडब्ल्यूडी और अन्य वक्फ विभाग जहाँ पे कि रेगुलर पेमेंट करने की आवश्यकता है, जो बार बार कोषालय से आहरित करने के लिए नहीं जा सकते हैं, उन्हें तत्कालीन पेमेंट करने के लिए कुछ पैसे पहले से ही दे दिए जाते हैं। ये स्थायी अग्रिम है। स्थायी अग्रिम मतलब वह धनराशि जो किसी अधिकारी या कर्मचारी को सैंक्शन कर दिया गया है जिससे कि वो रोज़मर्रा का पेमेंट कर सके, रेगुलर पेमेंट कर सके तथा उनका हिसाब बाद में कोषालय से आहरण करके पूर्ति करे, लेकिन कोषालय से रेगुलर आहरण न करके वो तत्कालीन पेमेंट कर दे, तो ये स्थायी अग्रिम है। स्थायी अग्रिम सामान्यतः किन्हें दिया जाएगा? जिनका रोज़ का रोज़ खर्च होना है, रोज़ पेमेंट किया जाना है। क्लियर है। अब देखते हैं कि स्थायी अग्रिम कैसे सैंक्शन होगा। सामान्यतः स्थायी अग्रिम विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालय को स्थायी अग्रिम स्वीकृत करने हेतु प्रपत्र तैयार करके महालेखाकार को भेजेंगे या राज्य सरकार के अनुज्ञप्त करेंगे। देखिए वर्डिंग है कि महालेखाकार के परामर्श से विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालय को स्थायी अग्रिम हेतु उपयुक्त राशि स्वीकृत कर सकेंगे, परंतु विभागाध्यक्षों के कार्यालय हेतु स्थायी अग्रिम या तो निकटतम वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा। क्लियर है। मतलब किसी भी अधिकारी को स्थायी अग्रिम स्वीकृत करने का रूल रहेगा कि स्थायी अग्रिम स्वीकृत करने के लिए उन्हें विभागाध्यक्ष स्तर से पहल करना होगा तथा महालेखाकार से परामर्श करते हुए उनको सैंक्शन किया जाएगा। महालेखाकार उचित अनुचित का जांच करेगा, अगर वो उचित पाएगा तो उनका सैंक्शन कर देगा कि ठीक है इन्हें स्थायी अग्रिम दिया जाता है, अगर उचित नहीं पाएगा तो स्थायी अग्रिम नहीं देने की सिफारिश करेगा। पहला रूल ये था कि नियम 2 के सिवाय जहाँ पे भी स्थायी अग्रिम की बात होगी तो राज्य सरकार स्थायी अग्रिम को सैंक्शन करने या सैंक्शन न करने के लिए उत्तरदायी होगा। पहला यह था कि दूसरा यह था कि महालेखाकार से विभागाध्यक्ष परामर्श करके स्थायी अग्रिम स्वीकृत कर सकता है, तथा पहला यह है कि दूसरा के अलावे अगर किसी भी अधिकारी कर्मचारी को स्थायी अग्रिम स्वीकृत करना हो तो उसके लिए राज्य सरकार रिस्पॉन्सिबल होगा, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तीसरा यह है कि स्थायी अग्रिम अथवा परिवर्तन हेतु स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी को आवेदन पत्र महालेखाकार के माध्यम से प्रेषित करना चाहिए। महालेखाकार औचित्यता के विषय में परामर्श देगा। इसके अंतर्गत मामलों में स्वीकृति देने वाले अधिकारी तथा महालेखाकार में कोई मतभिन्नता होगा तो प्रकरण पर राज्य सरकार से आदेश प्राप्त करना होगा। मतलब मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि महालेखाकार इसके लिए स्वतंत्र है कि वो उसको आदेश देता है स्थायी अग्रिम के लिए या नहीं देता है। क्लियर है। अगला देखते हैं चौथा, स्थायी अग्रिम की राशि स्थायी रूप से कोषालय के बाहर रहती है, इसलिए यह अपेक्षित है कि आवश्यकता से अधिक स्थायी अग्रिम कभी भी आवश्यकता से अधिक नहीं होगी। जितना आवश्यकता हो उतना न्यूनतम से न्यूनतम राशि सैंक्शन किया जाएगा। तथा अकारण जहाँ पे स्थायी अग्रिम की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे अकारण स्थायी अग्रिम की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। मतलब विभागाध्यक्ष कभी भी अकारण अस्थायी अग्रिम अधिकारियों के लिए सैंक्शन नहीं करेंगे। क्लियर है। तीसरा है कि अस्थायी अग्रिम का उद्देश्य दिए जाने का उद्देश्य यही है कि अधिकारी अपने नैमित्तिक या रेगुलर छोटे मोटे खर्चों को तुरंत कर सके और दोबारा पेमेंट कर सके। इसीलिए जो यह अस्थायी अग्रिम है वो चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के लिए भी अधिकारियों को सैंक्शन करना चाहिए। अगला ये है सातवां ये है कि जो भी स्थायी अग्रिम का राशि है वो खर्च कितना हुआ क्या हुआ फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में 31 मार्च के बाद 15 अप्रैल तक इसका पूर्ण लेखा महालेखाकार को भेजा जाना चाहिए। तथा आठवां और अंतिम है कि स्थायी अग्रिम अथवा पेशगी निधि रखने वाले अधिकारी पर उसकी सुरक्षा की जवाबदेही तथा पूर्ण जिम्मेदारी होगी। मतलब जिससे भी स्थायी अग्रिम स्वीकृत किया गया है उसी की पूर्ण जिम्मेदारी होगा कि वह स्थायी अग्रिम का
रक्षा करे तथा जब भी उससे जांच के लिए महालेखाकार तथा अन्य के द्वारा मांगा जाए उसे उसकी पूर्ण ब्यौरा देना होगा। अगला प्रश्न है कि शासकीय सेवा में जिन कर्मचारियों को रोकड़ तथा माल खाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है उनसे प्रतिभूति लेने के सामान्य नियम बतलाइए। क्लियर है? प्रतिभूति मतलब बॉन्ड वगैरह लेने के, जो प्रतिभूति लेने का, सिक्योरिटी लेने का या जमानत राशि लेने का नियम है उसे बताइए। तो ये छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग 1 के अध्याय 14 प्रतिभूति वाले चैप्टर से है, जिसमें कि नियम 281 तथा 282 में वर्णित है। क्लियर है? 281 तथा 282 में वर्णित है कि कौन अधिकारी प्रतिभूति देंगे। जैसे 281, जिला कोषालय एवं उप कोषालय में कार्यरत कोषालयों द्वारा प्रतिभूति के विषय में नियम तथा कोषाध्यक्षों द्वारा निष्पादित प्रतिभूति बंध पत्र के लिए नियम छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग 1 के पूरक नियम 20 से 23 में वर्णित है। मतलब यही नियम कोषालय संहिता में भी वर्णित है कि प्रतिभूति किस प्रकार रखने हैं। ठीक है? तथा भंडार की अभिरक्षा का भार जिन्हें भी सौंपा गया है वे अधिकारी जिन्हें खजाना या भंडार की अभिरक्षा की बात रोकड़ रखने की बात प्रभार सौंपा गया है उन्हें प्रतिभूति देना है। क्लियर है? 282 में भी यही है कि किन्हें प्रतिभूति देना है। क्लियर है? केवल ऐसे मामले के सिवाय जहां सरकार की विशिष्ट अथवा साधारण आदेश के अधीन छूट दी गई हो, प्रत्येक खजांची, भंडार लिपिक तथा अन्य अधीनस्थ से जिन्हें नकदी, भंडार अथवा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की अभिरक्षा का भार सौंपा गया जाता है, परिस्थिति एवं स्थानीय वातावरण के अनुरूप प्रत्येक मामले में विभागाध्यक्ष द्वारा अवधारित राशि की प्रतिभूति ली जानी चाहिए। इसके द्वारा एक प्रतिभूति बंध पत्र भी निष्पादित किया जाना चाहिए, बॉन्ड। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखा हुआ विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। उसी प्रकार से कोषालय में खजांची के लिए 5,000 रुपये का प्रतिभूति राशि तय है। इसी प्रकार से हर विभाग में जहाँ भंडार शाखा होंगे, खजांची होंगे, वहाँ पे प्रतिभूति की राशि तय होगी। अब क्वेश्चन है कि प्रतिभूति के रूप में क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। क्लियर है? तो प्रतिभूति के रूप में आप नकदी दे सकते हैं, डाक बचत पत्र दे सकते हैं, सर्टिफिकेट के रूप में पोस्ट ऑफिसर कैश सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 10 वर्षीय ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट, 10 वर्षीय डिफेंस डिपॉजिट सर्टिफिकेट, 12 वर्षीय नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट NPS एवं 12 वर्षीय नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट, ऐसा करके सर्टिफिकेट दे सकते हैं। क्लियर है? चौथा है कि आप प्रॉमिसरी नोट या स्टॉक सर्टिफिकेट्स भी प्रतिभूति के रूप में जमा कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो प्रतिभूति के रूप में इन प्रकार से 4 प्रकार से। पांचवां है कि बीमा पॉलिसी, पांचवां है कि जीवन बीमा निगम की फाइडेलिटी गारंटी पॉलिसी भी प्रतिभूति के रूप में जमा कर सकते हैं। सरकारी सेवक अपने व्यय पर फाइडेलिटी बीमा पॉलिसी लेते हों उसे जमा कर सकते हैं। गैर सरकारी व्यक्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब इतना जो भी है बीमा से संबंधित निम्न 5 प्रकार के चीज़ें आप जमा कर सकते हैं। पहला, नगद, जो कि आपके लोक लेखा निधि में जमा कर दिया जाएगा। दूसरा, डाक खाना बचत खाता या डाक बचत पत्र। तीसरा, सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिसर कैश सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट। चौथा, प्रॉमिसरी नोट। और पांचवा, बीमा की राशि फाइडेलिटी गारंटी पॉलिसी, जो कि बीमा से संबंधित है, को आप प्रतिभूति के रूप में जमा कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है इसी में कि किन परिस्थितियों में व्यक्तिगत प्रतिभूति स्वीकृत की जा सकती है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि ये किन परिस्थितियों में व्यक्तिगत प्रतिभूति स्वीकृत की जा सकती है। ये सामान्य प्रतिभूति था जब शासकीय कर्मचारी के लिए था। ठीक है ना? तो ये है, इसका नियम है 284 285। नियम 284 का क्या है कि जब कोई शासकीय सेवक जिसने प्रतिभूति दी है नियमित अवकाश लेता है अथवा किसी अन्य कर्तव्य पर प्रतिनियुक्ति किया जाता है, तो विभागाध्यक्ष अथवा जिलाध्यक्ष यथा स्थिति उस सरकारी सेवक को, जो कि स्थानापन्न रूप से उस सरकारी सेवक के स्थान में नियुक्त किया जाता है, नगद अथवा अन्य प्रकार की प्रतिभूति के स्थान में व्यक्तिगत प्रतिभूति दिए जाने की अनुमति दे सकेगा। स्थानापन्न व्यक्ति द्वारा लेन देन की नकदी की राशि के आकार को ध्यान में रखकर प्रतिभूति की राशि नियत की जा सकेगी। क्लियर है? इसमें भी इम्पॉर्टेंट है कि जिन शासकीय सेवक का वेतन 380 रुपये प्रति माह से कम हो, यदि किन्हीं मामलों में उन्हें प्रतिभूति देना पड़ता है तो ऐसे प्रतिभूति के स्थान में उन्हें व्यक्तिगत प्रतिभूति देने की मंजूरी दी जा सकेगी। वेतन से प्रयोज्य वह वेतन है
मतलब जो वेतन है, वेतन का जो परिभाषा मूलभूत नियम 921 अ में है उस प्रकार से उसका वेतन जिसमें महंगाई भत्ता नहीं है, अगर वो 380 रुपये से प्रति माह से कम हो तो भी वो व्यक्तिगत प्रतिभूति देगा। स है कि जिन मामलों में व्यक्तिगत प्रतिभूति दी जाती है उनमें जमानतदार की शोध क्षमता विभागाध्यक्ष अथवा जिलाध्यक्ष द्वारा जैसा भी अपेक्षित हो उसे मंजूर करने के पहले सत्यापित किया जाना चाहिए। उनका यह भी कर्तव्य है कि प्रतिवर्ष सतत जमानतदार की शोध क्षमता प्रमाणित करते रहें। द है कि जब किसी व्यक्ति से इस अभिप्राय की प्रतिभूति ली जाती है तो उस व्यक्ति अथवा उसके जमानतदार के बंध की शर्तों की पूर्ति न किए जाने पर वे सरकार की क्षतिपूर्ति करेंगे, तो वे प्रतिभूति स्वीकृत किए जाने के पूर्व यह प्रमाणित किया जाने की अपेक्षा है कि जमादार के पास भारत में पर्याप्त संपत्ति है या नहीं है। तो प्रतिभूति के लिए 4 शर्तें दी गई हैं। अगेन देखते हैं 85 में लिखा गया है कि सरकारी सेवक की नियुक्ति पर त्वरित रूप से संपूर्ण प्रतिभूति जमा करनी चाहिए। अगर कोई सरकारी सेवक नया नियुक्त होता है तो उसे तुरंत प्रतिभूति देना है, लेकिन अगर वो प्रतिभूति नहीं देता है तो उसके सैलरी से भी सैलरी के 10वें भाग से पैसे कट करते हुए प्रतिभूति की राशि जमा कराई जा सकती है तथा इसे लोक लेखा निधि में रखवाया जा सकता है। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति खजांची या इस प्रकार के जिम्मेदार पद पे है, प्रतिभूति जमा नहीं कर पाता है तो उसके वेतन से 10वें भाग की कटौती करते रहना है जब तक कि प्रतिभूति पूरा न हो जाए। अगला प्रश्न है कि संविदा एवं समझौते जिसमें राज्य के समेकित निधि से व्यय अपेक्षित है करते समय अधिकारियों को किन किन सामान्य निर्देशों का ध्यान रखना चाहिए। तो संविदा या करार की शर्तें वित्तीय छत्तीसगढ़ वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग 1 के नियम 20 और 21 में वर्णित है। साथ ही साथ संविदा या करार की शर्तों के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 299 में भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। इसी प्रकार से संविदा और करार के शर्तों को ही देखने के लिए वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग 1 की कणिका 25 भी देखा जा सकता है, 25 भी देखा जा सकता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग 1 के नियम 20 और 21। नियम 20 में यही है कि संविधान के अनुच्छेद 299 के तहत ये अधिकार मिली हुई है तथा छत्तीसगढ़ वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका कणिका 25 के तहत यह अधिकार है जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य या कोई भी राज्य अपने यहाँ संविदा या करार की शर्तें बना सकती है। क्लियर है। तो संविदा की सामान्य शर्तें या संविदा के सामान्य सिद्धांत 20 में इस प्रकार की बातें थी। अब 21 देखते हैं जिसमें सिद्धांत दिए हुए, अधोलिखित सिद्धांत दिए हुए। वे कौन कौन से सिद्धांत हैं। पहला तो है कि संविदा संक्षिप्त और निश्चित होना चाहिए, घुमाव फिराव नहीं होना चाहिए। संविदा की शर्तें संक्षिप्त और निश्चित होनी चाहिए ताकि बाद में इन शर्तों का अनुचित अर्थ न लगाया जा सके। दूसरा, यथासंभव वैधानिक एवं वित्तीय परामर्श प्रारूप का करार बनाने एवं करार करने के पूर्व प्राप्त किया जाना चाहिए। मतलब वैधानिक वित्तीय परामर्श प्राप्त करना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा, करार या संविदा के लिए विहित प्रारूपों को उपयोग में लाना चाहिए, ठीक है, जो भी प्रारूप है। चौथा, करार में विहित की गई शर्तों में साधारण परिस्थितियों में वह करार करने वाले अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। किसी संविदाकार को संविदा की शर्तों के बाहर अथवा स्वीकृत दर से ज़्यादा राशि की क्षतिपूर्ति आदि वित्त विभाग के पूर्व अनुमति के बिना संशोधित नहीं करना चाहिए। क्लियर है। उसके लिए वित्त विभाग की अनुमति के अनुसार ही संशोधन किया जा सकता है। ऐसी संविदा जिसकी शर्तें संदिग्ध अथवा असाधारण हो बिना वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के नहीं करने चाहिए। छठवां, जब व्यवहारिक तथा फायदेप्रद हो संविदा केवल खुली आमंत्रित करके की जानी चाहिए। जिन मामलों में निम्नतम संविदा मंजूर न की जा सके उन मामलों में ऐसा करने के कारणों को भी अभिलिखित करना चाहिए। सातवां, निविदा को स्वीकृत करते समय अन्य बातों के साधारण निविदाकर्ता की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। भाई वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इंपॉर्टेंट है। आठवां, जिन मामलों में लिखित करार आदि निष्पादित नहीं किया गया हो उन मामलों में पूर्ति आदेश नहीं दिए जाने चाहिए जब तक कि कम से कम मूल्य के बारे में लिखित में न ले लिया जाए। चूँकि ये गवर्नमेंट का काम हो रहा है, डेफिनिट होना चाहिए, इसलिए लिखित करार इंपॉर्टेंट है। नवां, संविदा में ठेकेदार को आपूर्ति की जाने वाली सरकारी संपत्ति की अभिरक्षा का उपबंध अवश्य कराना चाहिए। लिखित उपबंध होना चाहिए कि हम जो भी सरकारी सामग्री देंगे वो सही रहेंगे, आप उसकी अभिरक्षा करेंगे। 10वां, 5 वर्ष से अधिक चलने वाली संविदा में यह बिना शर्त उपबंध करना अज्ञापक है कि तत्संबंध में 6 माह की नोटिस देकर कभी भी संविदा को खंडित या रद्द किया जा सकता है। 11वां, ठेकेदार के करीबी रिश्तेदार की प्रतिभूति साधारणतः मंजूर नहीं की जानी चाहिए।
12वां यह है कि लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अथवा इसके निर्देश पर कार्य करने वाले दूसरे प्राधिकारियों को संविदा की जांच करने की शक्ति है और उन्हें यह भी शक्ति है कि वह ऐसे प्रकरण जहां प्रतिस्पर्धी निविदाएं नहीं आमंत्रित की गई हैं अथवा जहां ऊंची निविदाएं मंजूर की गई हैं अथवा अन्य प्रक्रिया संबंधी अनियमितता की गई हैं उचित अधिकारी को ध्यान में लाएं, या उसका लिखित आंसर उनको मिलना चाहिए कि भाई क्यों ऊंची निविदा स्वीकृत की गई। ठीक है। हेलो दोस्तों, अगला प्रश्न है कि व्यक्तियों के कपट एवं असावधानी के कारण शासन को हुई हानि का उत्तरदायित्व का प्रवर्तन नियमित करने के संबंध में निर्देशों का वर्णन करें। क्लियर है। हानि के प्रवर्तन, तो ये छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग 1 के नियम 22 और 23 में वर्णित हैं तथा यही कोषालय संहिता भाग 1 के पूरक नियम 4 में भी वर्णित है। तो पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग 1 के अनुसार। छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग 1 के अनुसार इसका वर्डिंग इस प्रकार से है कि नीचे अपवादों के सिवाय किसी भी प्रकार के लोकधन, विभागीय राजस्व या आय, स्टाम्प, अफीम भंडार या अन्य संपत्ति सामान्यतः जो कोषालय के खजाना में रखे जाते हैं जो सरकारी नियंत्रण में है, उनका नुकसान होने पर अविलंब संबद्ध अधिकारी द्वारा अपने विभागाध्यक्ष को तथा महालेखाकार को सूचना देनी चाहिए। जैसे हमें पता चलता है कि भाई फलना चीज़ की हानि हो गई है, जल्दी से जल्दी जो भी उससे संबंधित अधिकारी हैं वो अपने विभागाध्यक्ष और महालेखाकार को सूचना देंगे। भले ही सरकारी धन के नुकसान को वसूल कर लिया गया हो, फिर भी नुकसान की सूचना योग्य मार्ग द्वारा विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार को भेजनी चाहिए। नुकसान की सूचना अविलंब भेजनी चाहिए तथा विस्तृत जांच होने तक इसे रोका जाना भी उचित नहीं है। इसके बाद पूरा प्रतिवेदन, अगर जांच हो रहा है तो उसका पूरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें नुकसान का प्रकार, नियमों आदि का संदर्भ, उसकी अवहेलना से नुकसान हुई है, जिन नियमों की अवहेलना से नुकसान हुई है, वसूल करने की संभावनाएं आदि का विवरण दर्ज किया जाना चाहिए। ऐसा प्रतिवेदन भेजने के पश्चात स्थानीय अधिकारी का आवश्यक कार्रवाई करने का दायित्व समाप्त नहीं हो जाता, प्रतिवेदन के साथ साथ अपना कार्रवाई भी करे। दूसरा, यदि कोई नियमित महालेखाकार द्वारा लेखा परीक्षाएं पाई गई है, यदि कोई अनियमितता महालेखाकार द्वारा लेखा परीक्षाएं पाई गई है तो महालेखाकार द्वारा इस विषय में प्रशासकीय विभाग को अपना प्रतिवेदन सीधे प्रेषित किया जाएगा। यदि यह वांछनीय समझे तो इसकी सूचना वह राज्य सरकार को भी दे सकता है। तीसरा है कि नुकसान संबंधित समस्त प्रकरणों में जब रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक उत्तरदायी हो या उसका एक भाग आ जाता हो, उसमें एक पक्ष रिजर्व बैंक अथवा स्टेट बैंक हो, तो इसकी सूचना महालेखाकार के द्वारा वित्त विभाग को ही प्रेषित किया जाएगा। और यदि यह जानकारी शुरुआती ऑडिट में मिलती है तो इसकी सूचना महालेखाकार वित्त विभाग को तत्काल देगा। क्लियर है। तथा 23 में इसी नियम के अंतर्गत है कि जब विभागाध्यक्ष के पास नियम 22 के अंतर्गत प्रेषित हानि का प्रतिवेदन प्राप्त होता है, सपोज कोई अधिकारी अपने विभागाध्यक्ष को देता है, तो विभागाध्यक्ष का भी ये दायित्व है कि वो अपने प्रशासनिक विभाग को भेजे तथा एक प्रति वित्त विभाग को भेजे। इसके साथ वह सब अभिलेख भी भेजे जाएंगे जिसे अपेक्षित माना जाता है। इसे अन्वेषण के पश्चात जैसा भी आवश्यक या समुचित हो, एक विस्तृत प्रतिवेदन भी भेजना चाहिए। इस प्रतिवेदन में नुकसान के क्या कारण थे, परिस्थिति जिस कारण से नुकसान हुई तथा प्रश्न है वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांत क्या है तथा वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के सामान्य सिद्धांत क्या है, वर्णन कीजिए। तो दोनों ही अलग अलग प्रश्न हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांत वित्तीय संहिता भाग 1 के नियम 9 में वर्णित है, जिनमें साधारण 5 सिद्धांत हैं। जिनको देखा जाए तो वे 5 सिद्धांत इस प्रकार से हैं कि जब भी आप शासकीय धन का खर्च करें, पहला नियम है कि जब भी आप शासकीय धन का खर्च करें तो ऐसा खर्च करें जैसे कि वो आपका स्वयं का धन हो। जैसे इससे पढ़ रहा हूँ, देखिए, प्रत्येक शासकीय कर्मचारी से आशा की जाती है कि वह शासकीय धन का व्यय करते समय उतनी ही सावधानी या सतर्कता बरतेगा जितनी कि वह अपनी जेब से पैसे खर्च करता हो। दूसरा, व्यय की राशि समय की आवश्यकताओं से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात उस समय जितनी आवश्यकता हो उतनी ही राशि खर्च हो। तीसरा, कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी अपने अधिकारों का प्रयोग ऐसे व्यय को स्वीकृत करने में नहीं करेगा जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे स्वयं को लाभ पहुंचता हो। चौथा, शासकीय धन का उपयोग किसी व्यक्ति विशेष या जाति संप्रदाय विशेष के लिए नहीं किया जाना चाहिए, परंतु कुछ मामले में अपवाद हैं कि जब व्यय का राशि नगण्य हो किया जा सकता है। ऐसा व्यय जिसका दावा न्यायालय में किया जा सकता है उसे ऐसे खर्च किए जा सकते हैं। मान्यता प्राप्त रीति रिवाज या परंपरा के अनुसरण के लिए भी इस प्रकार का खर्च किया जा सकता है।
5वां इसी सिद्धांत का अंतिम सिद्धांत है कि शासकीय कर्मचारी को देय भत्तों का नियमन इस तरह किया जाना चाहिए कि वो लाभ का स्रोत न बने। तो आप याद करने के लिए इनको ऐसा जानिए कि 5 सिद्धांत है। पहला, ऐसा खर्च कीजिए कि स्वयं का हो। दूसरा, तत्कालीन आवश्यकता हो तभी खर्च कीजिए। तीसरा, स्वयं को लाभ न पहुँचे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को लाभ न पहुँचे ऐसा खर्च होना चाहिए। उदारपूर्ण खर्च होना चाहिए। चौथा, सामान्यतः विशेष जातीय संप्रदाय को लाभ नहीं पहुँचाना है, लेकिन विशेष परिस्थिति में आप पहुँचा सकते हैं। ठीक है। 5वां है कि जो भी वेतन भत्ते या जो भी अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं वो इस प्रकार से सैंक्शन नहीं होने चाहिए कि वो लाभ का स्रोत बन जाए। इसी में क्वेश्चन दूसरा ये था कि सिद्धांत क्या है। दूसरा प्रश्न ये था कि वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के सामान्य सिद्धांत क्या है। सामान्य सिद्धांत जो कि नियम 50 और 53 में उल्लेखित हैं वो ये है, इस प्रकार से है। राज्य की समेकित निधि से व्यय किए जाने के संबंध में सामान्यतः वित्तीय अधिकार राज्य के वित्त विभाग को है, परंतु इन शक्तियों का केंद्रीकरण न होने तथा राज्य एवं जनता के हित में उन विशिष्ट शक्तियों को अन्य अधीनस्थ प्राधिकरण को प्रत्यायोजित किया गया है। इसका विस्तृत विवरण वित्तीय शक्तियों की पुस्तिका पावर ऑफ फाइनेंशियल पावर, बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर या वित्तीय अधिकार पुस्तिका में दिया गया है। उपरोक्त को तथा शासन के तत्संबंधी नियमों के अंतर्गत वह अन्यथा न हो को ध्यान में रखते हुए उच्च प्राधिकरण अपने अधीनस्थ प्राधिकरण या अधीनस्थ प्राधिकारी को उन वित्तीय अधिकारों को प्रत्यायोजित कर सकते हैं। उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारों को प्रत्यायोजित कर सकते हैं। वित्त विभाग की पूर्व सहमति के अभाव में कोई भी विभाग या प्राधिकार ऐसी शक्ति का प्रत्यायोजन जैसी शक्ति का पूर्व उन वित्तीय शक्तियों को जो वित्त विभाग की सहमति से उन्हें सौंपी गई है को छोड़कर प्रयोग नहीं करेगा, जो कि किसी भूमि को देने, राजस्व नियत करने, रियायत या अनुदान इत्यादि या किसी अन्य रूप में राजस्व को छूट से संबंधित हो। क्लियर है। यह वित्तीय संहिता 50 और 53 में उल्लेखित है। इसका सामान्य सा अर्थ है कि जितने भी वित्तीय प्रत्यायोजन का जो सिद्धांत है वो वित्तीय अधिकार पुस्तिका में उल्लेखित है। क्लियर है। वित्तीय अधिकार पुस्तिका में उल्लेखित है। साथ ही साथ कुछ ऐसे जो कि वहाँ उल्लेखित ना हो या ऐसे सिद्धांत जो कि बनाए गए हों वित्त विभाग की स्वीकृति के द्वारा भी वित्तीय अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न यह है कि वर्णन करें कोई कार्य प्रारंभ करने से पहले किन किन बातों का पूरा होना आवश्यक है। क्लियर है। तो इसके बारे में भी छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग 1 के नियम 147 में उल्लेखित है कि कोई कार्य वर्क्स प्रारंभ किए जाने के पूर्व निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहला क्या आपके अनुसार? पहले तो उसको प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक प्रकरण में सक्षम अधिकारी का प्रशासनिक अनुमोदन या स्वीकृति होना चाहिए। दूसरा, विशेष अथवा सामान्य अधिकारों की स्वीकृति होनी चाहिए। तीसरा, कार्य निर्माण संबंधी विस्तृत योजना एवं अनुमान की स्वीकृति होनी चाहिए। तथा चौथा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य के व्यय की पूर्ति हेतु चालू वर्ष में राशि का उपलब्ध होना आवश्यक है। 2 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक है। पहला, प्रशासकीय स्वीकृति और दूसरा, राशि का उपलब्ध होना। किन्हीं अति आवश्यक कार्य को किए जाने में उपरोक्त आवश्यक शर्तों की अवहेलना होने की दिशा में इस कार्य को किए जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से लिखित आदेश प्राप्त किया जाना भी उचित होता है। क्लियर है। दूसरा प्रश्न है निर्धारित कार्य के लिए दी जाने वाली शर्तें क्या है। तो निर्धारित कार्य की दी जाने वाली शर्तें संविदा की सामान्य शर्तें हैं जो 21-22 अनुच्छेद में दी नियम छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम 20-21 में पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर है। तीसरा यह है कि किन परिस्थितियों में अनुदान के लिए प्रत्येक वर्ष स्वीकृति देना आवश्यक नहीं है। सामान्य सी बात है कि कुछ आवर्ती अनुदान होते हैं, कुछ अनावर्ती अनुदान होते हैं। तो जो अनावर्ती अनुदान है उन्हें प्रत्येक वर्ष अनुदान दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। सामान्यतः सशर्त आवर्ती अनुदान में प्रतिवर्ष स्वीकृति दिया जाना आवश्यक है, परंतु बिना शर्त या शर्त रहित अनावर्ती अनुदान में यह आवश्यक नहीं है। यह छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग 1 के नियम 177 में उल्लेखित है कि यदि अनुदान की राशि एवं अवधि प्रथम स्वीकृत आदेश में निश्चित है तब स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है जब तक कि राशि में कोई परिवर्तन न हुआ हो अथवा अवधि समाप्त न हुई हो। दूसरा, निश्चित राशि के अनुदान देने हेतु निश्चित समयावधि निर्धारित न हो तो स्वीकृति देने वाला अधिकारी अनुदान के संबंध में जैसा कि राशि की व्यवस्था होती है महालेखाकार को सूचित करेगा। ठीक है। तीसरा यह है कि उन प्रकरणों में अनुदान को चालू रखने हेतु प्रतिवर्ष नवीन स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रकार के जो भी परिवर्तन रहेंगे उन्हें नवीन स्वीकृति मिलेगी तभी दे सकेंगे। चूँकि नवीन स्वीकृति नहीं है
तो उनको प्रतिवर्ष अनुदान दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। चौथा प्रश्न है कि स्थानीय निकायों को दी जाने वाली अनुदान के सामान्य नियम क्या है। क्लियर है। तो स्थानीय निकायों को जो दी जाने वाली अनुदान है उनके सामान्य नियम वित्तीय संहिता भाग 1 के नियम 175 से लेकर 184 तक के मध्य है। क्लियर है। कुछ बिंदुओं को देखते हैं। स्थानीय निकाय की बात हो रही है। किसी निकाय या संस्था को अनुदान स्वीकृति करने के पूर्व विभागीय अधिकारी जिनके हस्ताक्षर अथवा प्रति हस्ताक्षर होकर संस्था का अनुदान देय काहरित होता है, संस्था के लेखा परीक्षा परिपत्र की प्रति प्राप्त की जाएगी। क्लियर है। जिन्हें भी अनुदान मिलना है वो लेखा परीक्षा के प्रपत्र देने के लिए भी उत्तरदायी होंगे। दूसरा, प्राप्त लेखा परीक्षा के प्रपत्र के आधार पर परीक्षण किया जाए कि उस संस्था की आर्थिक स्थिति के आधार पर वह अनुदान प्राप्त करने के पात्र है तथा पूर्व में दिया गया अनुदान की राशि उचित रूप से व्यय हुई कि नहीं हुई, ये भी महत्वपूर्ण है। तीसरा, लेखा परीक्षा ऑडिट विभाग द्वारा किया जाए, यह आवश्यक नहीं है। पंजीयक से भी अगर लेखा परीक्षा कराते हैं तो भी उचित होगा, पर्याप्त होगा। जिन संस्थाओं में प्रतिवर्ष 50,000 या उससे अधिक आवर्ती अनुदान दिए जा रहे हैं उसमें प्रतिवर्ष ये चेक किया जाए कि वो निकाय सच में पैसे व्यय कर रही हैं, सच में संचालित हैं या बंद हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से उनका जांच करते रहना है। क्या क्या चेक किया जाना चाहिए? वित्त वर्ष की संपूर्ण प्राप्तियां एवं भुगतान का लेखा, वित्त वर्ष की संपूर्ण आय व्यय पत्रक और वित्त वर्ष का चिट्ठा बैलेंस शीट देखा जाना चाहिए। व्यावसायिक संस्था में कार्यरत संस्था के लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित लाभ हानि लेखा। पांचवा, सशर्त अनुदान के संबंध में उस संस्था विभागीय अधिकारी से हस्ताक्षर और प्रति हस्ताक्षर से उस संस्था का अनुदान देय काहरित होगा से आश्वस्त होना चाहिए कि पूर्व में दिए गए अनुदान के साथ रखी गई शर्तों का पूर्ण पालन हो रहा है। क्लियर है। छठवां, बिना शर्त अनुदान के संबंध में स्वीकृतकर्ता अधिकारी देखे कि अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था या स्थानीय निकाय निरंतर क्रियाशील है। सातवां, वित्तीय वर्ष को स्वीकृति अनुदान के प्रति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद उस संस्था के विभागीय अधिकारी से प्रति वर्ष 1 जून को ऐसा प्रपत्र मंगाया जाए। 1 जून को 1 जून को ऐसा प्रपत्र मंगाया जाना है, इंपॉर्टेंट है। अनुदान की राशि किस प्रकार खर्च की गई, ऐसी कोई राशि है जो शासन को लौटाई जानी है, इस प्रकार का पूरा लेखा 1 जून तक मंगाई जानी चाहिए। आठवां, वार्षिक अनुदान किस्तों में देते समय पूर्व की बकाया राशि या ऐसी संस्थाओं द्वारा लिए गए कालातीत ऋणों की राशि यदि कोई हो समायोजित किया जाना चाहिए। नवा, विशेष प्रयोजन हेतु दिए जाने वाले अनुदान उसके लिए रखी गई शर्तें निर्धारित समय के अंदर ही उस राशि का पूर्ण या उचित उपयोग होने का प्रमाण पत्र या उपयोगिता प्रमाण पत्र लेना चाहिए तथा विभागीय अधिकारी द्वारा महालेखाकार को भेजा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, शासकीय सेवक को निम्न प्रयोजन के लिए अग्रिम देने व उसकी वसूली के नियमों का वर्णन कीजिए। पहला, मोटर कार अग्रिम और दूसरा, भवन की मरम्मत हेतु। वास्तव में छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग 1 के नियम 250 और 251 में उल्लिखित है। 250 में भवन हेतु अग्रिम है तथा 251 में मोटर कार हेतु अग्रिम है। क्योंकि मोटर कार हेतु अग्रिम पहले आया है तो हम लोग उसी को देखते हैं। छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग 1 के नियम 251 के अनुसार मोटर कार अग्रिम हेतु शर्तें। पहला यह है कि मोटर कार अग्रिम हेतु निम्न शर्तें हैं। पहला, कि वो व्यक्ति जो कि जिन्हें मोटर कार अग्रिम चाहिए उन्हें अपने कर्तव्य के निष्पादन में मोटर कार की अत्यंत आवश्यकता है तो ही मोटर कार खरीदने योग्य है। दूसरा यह है कि वो लगातार 3 वर्ष की सेवा कर चुके हों। क्लियर है। तीसरा यह है उनकी मूल वेतन 10,500 से अधिक हो तथा जब भी मोटर कार खरीदी जाए उसकी बीमा और हर प्रकार की टर्म्स कंडीशन पूर्ण किए जाएं। उसकी सुरक्षा अभिरक्षा की हर प्रकार के टर्म्स कंडीशन पूर्ण किए जाएं। अब मोटर कार हेतु कितना अग्रिम सैंक्शन हो सकता है? तो मोटर कार हेतु 11 माह के वेतन या मोटर कार का मूल्य जो न्यूनतम हो वो सैंक्शन हो सकता है। और यह मोटर कार का जो अग्रिम है उसे अधिकतम 120 किस्तों तक वापस कर दिया जाना आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण नियम है। दूसरा है भवन मरम्मत हेतु अग्रिम। भवन मरम्मत हेतु अग्रिम छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम 250 में है, जिसमें यह है कि अगर आपको भवन मरम्मत कराना है, भवन बनाना है या भवन से संबंधित किसी भी प्रकार का अग्रिम आपके पूर्ण कार्यकाल में एक ही बार सैंक्शन किए जा सकते हैं। अगर पहले से आपने कोई भवन निर्माण हेतु या भवन मरम्मत हेतु अग्रिम लिया हुआ है तो दोबारा नहीं मिलेगा। दूसरा यह है कि जब भी आप उनका मरम्मत कराएंगे वो पूर्ण रहने योग्य बन जाएगा। क्लियर है। तीसरा यह है कि आपका मरम्मत सामान्य प्रकृति का ना हो, विशेष प्रकृति का और अच्छा मरम्मत हो। तीसरा यह है कि मरम्मत लागत भवन के संपूर्ण लागत से कम होनी चाहिए।
ऐसा ना हो कि मरम्मत के नाम पे आप पूरा भवन ही तैयार करा ले रहे हैं, ठीक है ना। तो भवन की मरम्मत की लागत भवन की पूर्ण लागत से कम होनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि कितना सेंक्शन होगा, क्लियर है। तो ये शासकीय कर्मचारी के अधिकतम, ये किसी भी शासकीय कर्मचारी के 10 माह के वेतन के बराबर सेंक्शन हो सकता है, और इसे उस कर्मचारी को अधिकतम 5 वर्ष में वापस कर देना है, क्लियर है। ये भवन अग्रिम है जो छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग 1 के नियम 250 में वर्णित है। धन्यवाद।